ये एक ऐसा गांव है जिसे पुरुषों ने भुला दिया है, जहाँ केवल महिलाएं ही रहती हैं। हैरानी की बात यह है कि वे लगभग 1000 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही हैं। बिना पुरुषों के वे आखिर कैसे अपनी संतानें पैदा करती हैं? दरअसल हर साल इस जनजाति में एक शिकार की रस्म होती है जिसे वे शिकार कहती हैं। वे पुरुषों को शैतान कहती हैं। वह शिकार यह होता है कि वे 18 साल की आयु पूरी कर चुकी लड़कियों को चुनती हैं और उन्हें भेजती हैं कि वे बाहर जाकर युवा और स्वस्थ पुरुषों की खोज करें। जब गर्भवती हो जाएं, तो वे चुपचाप वापस कबीले में लौट आएं। इससे पहले कबीले की रानी लड़कियों को प्रशिक्षण देगी, उन्हें अद्वितीय कौशल सिखाएगी कि कैसे पुरुषों को प्रसन्न करें और किस प्रकार तेजी से अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। चलिए शुरुआत करें। प्रस्थान से पहले वह लड़कियों की परीक्षा भी लेती है। केवल वही लोग जो परीक्षा पास करते हैं बाहर जाकर पुरुषों के साथ अनुष्ठान को पूरा करने और गर्भवती होकर यहाँ वापस आने के योग्य होते हैं, ताकि वे एक योग्य मां बन सकें। जनजाति की रानी की एक बेटी है जिसका नाम सोंगबो है, जो इस बार के प्रत्याशी भी है। वह अपनी बेटी से बहुत सी उम्मीदें रखती है। यह आशा करती है कि वह जल्द ही उन्हें बदलकर जनजाति की नई रानी बन जाए। लेकिन सोंगबो का स्वभाव शर्मीला है और उसे लगता है कि वह इस बड़ी जिम्मेदारी को संभालने में सक्षम नहीं है, बल्कि वह महसूस करती है कि उसकी सहेली कारा में नेतृत्व की बेहतर क्षमता है। वह खुद केवल चिकित्सा का अध्ययन करना चाहती है, बीमारों का इलाज और लोगों की मदद करना चाहती है। उस दिन जब वह जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी, अचानक उसे एक सांप ने काट लिया। गुस्से में करारा उस सांप को मारना चाहती थी, लेकिन सोंगबो ने तुरंत उसे रोक लिया, क्योंकि उनके जनजाति में कठोर नियम है। प्रकृति के नियमों का पालन कर लंबे समय तक जीवित रहने के लिए परिवार के निंजा को किसी भी जीव को मारना मना है। यदि कारा ने उस सांप को मार दिया होता तो उसे गांव की मृत्यु दंड का सामना करना पड़ता। देखते ही देखते ट्रेनिंग का दिन आ गया। रानी के आदेश के साथ लड़कियां क्रमशः नदी में कूदकर अनुष्ठान करने लगीं। लेकिन सोंगबो प्रशिक्षण के दौरान हमेशा ध्यान भटकाता था। असल में उसने पिछली रात सपने में राक्षस को देखा था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन अजीब बात यह है कि वह राक्षस लोगों के कहे अनुसार नहीं था, बल्कि डरावना नहीं बल्कि सुंदर और आकर्षक था। उसने यह बात कारा को बताई। दोनों असली राक्षस से मिलने की उम्मीद कर रहे थे। वह दिन आ ही गया। दोनों पीछे के पहाड़ों में जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने गए, लेकिन वहां उन्हें बहुत सारी चिड़ियों की लाशें मिली। वे तुरंत घबरा गए, क्योंकि जनजाति में जीव हत्या करना प्रतिबंधित है। दोनों ने तुरंत इस बात की जानकारी रानी को दी और रानी ने सुनते ही पश्चाताप समारोह आयोजित किया। समारोह शुरू होते ही देखा गया कि वह लगातार कांप रही थी और फिर रहस्यमयी तरीके से बोली, अगर अपराधी सामने नहीं आता तो पूरे जनजाति को इसके नुकसान झेलने होंगे और उस व्यक्ति के शरीर पर पूरे फफोले उभर आएंगे। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, एक लड़की का चेहरा भयभीत हो उठा और वह जोर से चिल्लाने लगी। इसमें कोई शक नहीं था कि वही थी जिसने यह किया था। जब रानी ने सजा देने की तैयारी की, तब उसकी मां सामने आ गई और उसने सच्चाई उजागर की। असल में इस जनजाति में एक नियम था कि जो भी रानी सफल होती है उसे मार दिया जाता है। वयस्क महिलाओं को मासिक धर्म परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यदि वयस्क को मासिक धर्म नहीं होता है तो उसे जनजाति से निकाल दिया जाता है। ये माँ अपनी बेटी को परीक्षा में पास कराने के लिए उन्होंने गौरैया के खून का उपयोग करके माहवारी का छलावा किया। अब उनका रहस्य उजागर हो चुका है और माँ बेटी की जोड़ी का सामना चंद्रमा की देवी की न्यायिक परीक्षा का इंतजार है। इस न्याय का मतलब है कि दोषियों को घाटी में बांध दिया जाता है और चंद्रमा की देवी की परीक्षा का इंतजार करना होता है। अगर अगले दिन वे जीवित मिलते हैं तो इसका मतलब है कि देवी ने उन्हें माफ कर दिया है, अन्यथा यह उनके गंभीर अपराधों का संकेत होता है। अगले दिन जब लोग जांच करने आए तो उन्होंने देखा कि माँ और बेटी दोनों गायब हो चुकी थी और वहाँ केवल 2 खून के धब्बे ही थे। सभी ने सोचा कि चंद्रमा देवी ने माँ बेटी को माफ नहीं किया, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि इसके पीछे एक गहरा राज छुपा था।